एक है ना कहावत है, फिर तो मेरे को बोलेंगे बुद्धुओं के घर बुद्धू आए, बुद्धुओं ने चश्मा बनाए, बुद्धू बोले बुद्धुओं का बुद्धू कहाँ से आए। सोनिया का बच्चा कल का कच्चा, मेरी नजरों में ना तो बच्चा रहा ना कल का कच्चा रहा ना पप्पू रहा। वो जब वो चीजें नहीं रही तो इसलिए डिलीट कर दिया कि वो एक सेंसियर लीडर की तरह काम कर रहे हैं। तो बीजेपी ने आपको रिप्लेस कर दिया, कन्हैया मित्तल को यहाँ पे ले आए पब्लिसिटी करने के लिए। कि भाई बीजेपी वाले हैं ये हरियाणा वाले, जब रॉकी मित्तल को 12.5 साल तक यूज किया उसको फेंक दिया, अब तेरे को यूज करेंगे तेरे को फेंक देंगे। जब जागरण में लोग आते हैं वो विभिन्न पार्टियों से भी हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, कन्हैया मित्तल को सुनने आते हैं, भी थोड़ी देर जो है राम का नाम ले लेंगे, लेकिन ये चीज़ें गवाकर आप एक पार्टी का, विशेष पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। भगवान का मजाक मत उड़ाओ, ये परमात्मा की लाठी में इतना दम है वो किसी को नहीं बख्शता। इन लोगों को सोचना चाहिए, जागरण करते करते पॉलिटिक्स में आ जाता। आपने एक नारा और दिया था, इस देश में रहना होगा तो राम राम कहना होगा। मैं राम राम कहूँगा तो इस देश में रहूँगा, राम तो सब ये दिलों में है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रभु राम तो पूरा हंस रहे होंगे कि ये मेरे नाम को बेच रहे हैं। 400 को पार का नारा आप दे रहे हो और जगह जगह तुम्हारा विरोध हो रहा है। अब 10 सीटों भरने का दम कर रहे भी हम जीत जाएंगे। और हमारे कार्यकर्ता आज 50% कार्यकर्ताओं को दिलों में आग लगी पड़ी है। जब इनका नंबर आता है ना भाई कि हमारे को टिकट मिलेगी, हमने मेहनत करी है, उनको काट दिया जाता है। 9.5 साल आपने सरकार चलाई हरियाणा में, लीडर नहीं पैदा कर पाया आप लोग, सारे तो इंपोर्ट करके ले आए, कांग्रेस के 7 इंपोर्ट कर रखे हैं आप। अरे बहुत लोगों ने मेहनत करी है भाई, सुधा यादव पता नहीं कितने लोगों ने मेहनत करके इसको इतना बड़ा पेड़ बनाया, और कुछ लोग इस पे ऐसा स्प्रे कर रहे हैं कि पार्टी खत्म हो जाए। हाथ जोड़ के लोगों से वोट की अपील कर रहे थे, यानी कि अंदर अंदर कुछ चल रहा है, गड़बड़ चल रही है कि मतलब ये चुनाव गया। तो कांग्रेस वाले हमारे से बहुत आगे, कांग्रेस वालों को देख लो, कितने कार्यकर्ता तोड़ दिए हमने, कितने नेता तोड़ दिए, अब भी उन पे नेता बहुत है। कहता पिछली बार हमने लाठी खाई, उसकी कोठी के आगे प्रदर्शन किया, अब उसी के पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं। तो दिल में क्या जाएगा, कोयला छोड़ के पोस्टर खुद बीजेपी के वो लोग लगा रहे हैं जो पहले उसका विरोध करते हैं। अभी बीजेपी का प्रचार करने जाते हो, लोग पूछते नहीं यहाँ भी रोकी कहाँ है। इन दिखाने से कुछ नहीं होता। हम भी 75 पार दिखा रहे थे, 40 सीटें आई। जब 10 की 10 जीतने के बाद 40 आई, यदि हम 6, 7, 5, 6 सीटें हार गए तो फिर कितनी आएगी अब अंदाजा लगा। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और 10 की 10 सीट हरियाणा में जीतने का दम भर रही है। मेरे साथ बीजेपी के पब्लिसिटी के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। बड़े गाने गाया करते थे ये बीजेपी के, लेकिन अब बीजेपी के हालात अंदर के क्या हैं। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने बड़े गाने लिखे थे और अब वो एकाएक इन्होंने डिलीट कर दिए। शुरुआत भी यहीं से करते हैं और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और उसके बाद जो है ये चर्चा जो है आप जरूर सुनें। पहली बात तो यहीं से ही कि राहुल गांधी के गाने को डिलीट करें। देखो मैंने गाना गाया, सोनिया का बच्चा कल का कच्चा, मेरी नज़रों में ना तो बच्चा रहा ना कल का कच्चा रहा ना पप्पू रहा। वो जब वो चीज़ें नहीं रही तो इसलिए डिलीट कर दिया कि वो एक सेंसियर लीडर की तरह काम कर रहा है। और मुझे किसी से जलसी नहीं है, कोई मेरे को पैसा नहीं देता कि किसके खिलाफ गाने गाऊँ। जो अच्छा काम करेगा मैं लिखूंगा कि अच्छा है। अब अच्छा काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो अच्छा है। अच्छा, आपकी नज़र में राहुल गांधी ठीक काम कर रहे हैं? नहीं, पहले से बेटर काम कर रहे हैं। जो 14-19 का उसका था सिस्टम, उससे बहुत बेस्ट है 24 के अंदर। जब से उसने यात्रा निकाली है पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे देश को जोड़ने की बात करी है, उसके बाद उसका माहौल चेंज हुआ है। लेकिन बीजेपी के चक्कर में आपने इतने बड़े बड़े गाने लिखे, शायद धमकियाँ भी आई थी वो फोन जो डिलीट कर दो गाने, उसके बाद बीजेपी ने आपको रिप्लेस कर दिया, कन्हैया मित्तल को यहाँ पे ले आए पब्लिसिटी करने के लिए। रॉकी मित्तल कहाँ गए वो गए? देखो वो उनकी एक इच्छा है, कन्हैया मित्तल लेके आए। और मैं एक बात कन्हैया मित्तल को कहना चाहूँगा कि भाई बीजेपी वाले हैं ये हरियाणा वाले, जब रॉकी मित्तल को 12.5 साल तक यूज किया उसको फेंक दिया, अब तेरे को यूज करेंगे तेरे को फेंक देंगे। और एक और गलती आप पाप कमा रहे हो, आप जाते हो जागरण में, जागरण की जनसभा कर देते हो। पहले तो डिसाइड करो कि आप जागरण में जा रहे हो कि जनसभा में जा रहे हो। हर पार्टी का लोग आदमी बैठा होता है, और ये लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं भाई 110 करोड़ हिंदू है हर इंडिया के अंदर, भाई इसका मतलब जो हमारी कोई पार्टी को वोट देगा वो हिंदू है, फिर तो 50 करोड़ हिंदू रह जाएंगे। जो हमारे को नहीं देगा फिर हिंदू नहीं है। और जो ये गलत प्रचार करते हैं जागरणों में, बिल्कुल रोंग है। इन लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। पिछले दिनों उन्होंने बोला कि मुसलमानों को हिंदू गाने नहीं गाने चाहिए, वो भी बिल्कुल रोंग है। एक तो कहते हैं कि घर वापसी करो, घर वापसी करो, जो घर छोड़ के चले गए, कोई वापसी करेगा उसको बोलेंगे कि नहीं इनसे गीत मत गवाओ। तो इसका मतलब अपनी दुकानदारी चमकाने के चक्कर में जिन लोगों ने अपने हजारों से लाखों के रेट कर दिए, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि प्रभु राम को बेच रहे हैं। मैं टोकूंगा ये चीज़। अभी जागरण की बात कर रहे हो कन्हैया मित्तल की, मैं उनके कई जागरण देखे, कई खाटू श्याम के दरबार में वो गाए हैं,
शुरुआत तो ठीक होती है, लेकिन बीच में जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, योगी को बनाओ, फलाना ढिमकाना, वो चीज़ें, क्योंकि जब जागरण में लोग आते हैं वो विभिन्न पार्टियों से भी हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, कन्हैया मित्तल को सुनने आते हैं, भी थोड़ी देर जो है राम का नाम ले लेंगे, लेकिन ये चीज़ें गवाकर आप एक पार्टी का, विशेष पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। उनको थोड़ी देर में अकल आ जाएगी। रोकी मित्तल भी अंधभक्त था, कट्टर अंधभक्त था, अब वो अंधभक्त वो बना हुआ है। जब थोड़ी देर में ठोकर लगेगी पता लग जाएगा। लेकिन भगवान का मजाक मत उड़ाओ, भगवान का मजाक मत उड़ाओ। ये परमात्मा की लाठी में इतना दम है, वो किसी को नहीं बख्शता। इन लोगों को सोचना चाहिए, जागरण करते करते पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। ये तो जागरण ही कर लो। आजकल मैं कहूँगा जागरण कम, जनसभा ज़्यादा हो गई है। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि लोग इनको जनसभा करने के लिए बुलाते हैं कि जागरण के लिए बुलाते हैं। और भगवान सबका है भाई, चाहे भाजपा के, चाहे कांग्रेस के, चाहे इनेलो के, चाहे समाजवादी है, चाहे लल्लू के हैं, चाहे झाड़ू वाले हैं, सबका परमात्मा है। कल मैं केजरीवाल को देख रहा था, केजरीवाल जी मंदिर में गए हनुमान जी के, वहाँ जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वंदे मातरम बोल रहे थे, भारत माता की जय बोल रहे थे। अरे भाई, हिंदू तो हिंदू है, मुसलमान मुसलमान धर्म अपना रहा है, सिख सिख बना रहा है, ईसाई ईसाई बना रहा है। लेकिन एक बताओ, जागरणों के अंदर जाके ये प्रचार करना पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं गलत है। इसका मतलब कल को हार जाएंगे तो फिर भगवान की सीट पर ठिकरा पड़ोगे कि भगवान के कारण हार गए। क्या साबित करना चाह रहे हो? पिछले 14 में 7 सीटें आई थी, रोकी मित्तल स्टार प्रचारक था पूरे देश में भी, हरियाणा में भी। 19 के अंदर भी मैं स्टार प्रचारक था, 10 की 10 आई थी। अब की बार खट्टर साहब और कन्हैया मित्तल स्टार प्रचारक है। देखते हैं 10 की 10 आती हैं कि नहीं आते हैं। यदि 10 की 10 सीटें आ गई तो रोकी मित्तल उसके बाद पॉलिटिक्स छोड़ देगा, सोचूंगा कि नहीं भाई ये मेरे से बड़े स्टार। लेकिन आपने एक नारा और दिया था, इस देश में रहना होगा तो राम राम कहना होगा। मैं राम राम कहूँगा तो इस देश में रहूँगा। राम तो सबके दिलों में है। बोलते मैं गुरबानी में राम का नाम कितनी बार आया। आप कर रहे हैं, केजरीवाल साहब जो है मंदिर में गए, राम, वंदे मातरम, भारत माता कीजिए, ये किस ओर लेके जा रहे हो आप लोग? एक बताओ, अपने तो कोई गाड़ी में बैठता है ना, अरे बोला ले राम का नाम। कोई खेत जोतता है ना, बोला ले राम का नाम, खेत की बुआई करनी है। कटाई शुरू करते तो भी ले राम का नाम। हरियाणा से बड़ा तो राम का नाम कोई नहीं लेता भाई। हरियाणा में मान लो हमारे को आधी वोटें आई, पिछली बार भी 40 सीटें आई थी, तो 50 सीटें नहीं आई। इसका मतलब आधे से ज़्यादा लोग फिर तो वो हिंदू ही नहीं है, वो राम को मानते ही नहीं है। ये कौन सा तरह का है? तो कोई तरह की नहीं है भाई। मान लो भाई जो राम को बोलेगा वही देश पे राज करेगा, ये कह रहे हो ना आप? ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु राम तो पूरा हंस रहे होंगे कि ये मेरे नाम को बेच रहे हैं। भाई बेचना चाहिए विकास को, कि हमने अच्छे काम क्या किए। उसके बाद मान लो हम पहले विकास ना करें। अब हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में जगह जगह हमारा विरोध हो रहा है। मैं भी मोदी का भगत हूँ। विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है? सरपंचों के लठ मारे, किसानों के लठ मारे, कर्मचारियों के लठ, व्यापारियों के लठ, हमारे कैथल में राजपूतों के लठ। जब लठों की खेती करोगे तो लठ ही पैदा होंगे और लठ ही खाने पड़ेंगे। जो किसी को मिठाई का डब्बा दे के आओगे तो बदले में मिठाई का डब्बा आएगा। जो किसी को लठ चढ़ाओगे तो लठ ही चढ़ेगा, और वो लठ खाने पड़ रहे हैं। और कई लोग तो इतना विरोध हो रहा है कि किसी गांव में चले जाओ, इसमें विरोध, उसमें विरोध। भाई सोचना चाहिए कि हमने अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए लठ खाने पड़ रहे हैं। 75 पार का नारा पिछली बार आप लोगों ने दिया, 40 पे आ गए, 400 को पार का नारा आप दे रहे हो, और जगह जगह तुम्हारा विरोध हो रहा है। अब 10 सीटों भरने का दम कर रहे भी हम जीत जाएंगे, ठीक है? और कैसे लोगों, कैसे बेवकूफ़ बनाते हो ये चीज़ें जाके? देखो, मैं हरियाणा के सभी लीडरों को कह रहा हूँ, जितने भी ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, 10 की 10 सीटों पे भयंकर फाइट है आमने सामने की। सिर्फ करनाल में त्रिकोणीय फाइट है, क्योंकि ये मराठा जी भी फाइट कर रहे हैं। अब कोई भी गलत फहमी में न रहे कि मैं जीत जाऊंगा, कोई सुरक्षित नहीं है। मुझे वो दिन याद आता है जब ID स्वामी ने भजन लाल को हरा दिया था, जब छत्रपाल ने देवीलाल जी को हरा दिया था, जब धर्मवीर ने बंसीलाल जी को हरा दिया था। ये जनता का मूड है मेरे भाई, मूड को समझो। ये किसी के बाप की बपोती नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता आज 50% कार्यकर्ताओं को दिलों में आग लगी पड़ी है। जब इनका नंबर आता है ना भाई कि हमारे को टिकट मिलेगी, हमने मेहनत करी है, उनको काट दिया जाता है। 9.5 साल वही कर रहा हूँ, 9.5 साल आपने सरकार चलाई हरियाणा में, लीडर नहीं पैदा कर पाया आप लोग। सारे तो इंपोर्ट करके ले आए, कांग्रेस के 7 इंपोर्ट कर रखे हैं आपने, और अभी कह रहे कि हम 10 करेंगे। कार्यकर्ता आप, मायूसी है आपके ऊपर, चेहरे के ऊपर। इंटरव्यू आप दे रहे हो, दिल में आपके भी है, क्योंकि आपको भी दरकिनार पार्टी ने किया है। मेरी बात सुनो, मैं कभी नहीं चाहता था कि भाजपा हारे। अनिल विज जी कभी नहीं चाहते भाजपा हारे, OP धनखड़ जी, रामविलास शर्मा जी, विपल गोयल जी, कैप्टन अभिमन्यु। अरे बहुत लोगों ने मेहनत करी है भाई। सुधा यादव, पता नहीं कितने लोगों ने मेहनत करके इसको इतना बड़ा पेड़ बनाया, और कुछ लोग इस पे ऐसा स्प्रे कर रहे हैं कि पार्टी खत्म हो जाए। रोना सबको आता है।
उनको सोचो जिन्होंने 14 से मेहनत करनी शुरू करी थी, आज उनकी आंखों में आंसू हैं। इन लोगों ने कुछ मुट्ठी भर लोग ये राज कर रहे हैं, भाजपा का संगठन ही खत्म कर दिया। रहेगी बात उसकी, अब 80 साल का 1945 का जन्म है रणजीत चौटाला जी का, उसके बराबर के पेड़ तो सूख गए, उसके बराबर के जो पेड़ खड़े थे ना बड़े बड़े, वो दरख्त भी सूख गए, पेड़ भी सूख गए, लेकिन इन लोगों का खत्म नहीं हुआ। एक तो हम कहते हैं परिवारवाद खत्म करेंगे, तो चौटाला परिवार क्या है? वो भी तो देवीलाल परिवार है। भजन लाल की टीम सारी इधर आ गई, वो भी तो एक परिवारवाद है कि नहीं है? लेकिन इन लोगों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस से सीखो। वरुण चौधरी जी युवा, दीपेंद्र हुड्डा जी युवा, बुद्धि राजा युवा, उन्होंने 3 युवाओं को टिकट दी। हम अभी भी बुजुर्गों को घसीटते जा रहे हैं, वो इंपोर्ट करके, वो भी बाहर से। भाई हमारे कार्यकर्ता काम क्यों करेंगे? हमारे कैथर में नवीन जिंदल खड़ा है, गोला चीका में एक सेलर के अंदर एक गुप्त मीटिंग करी कांग्रेसी से, किसी को नहीं पता, 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे कि भाई अगली टिकट बीजेपी की तेरे को दूंगा। तो गोला चीका का कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? नवीन जिंदल तो सारी टिकटें बांट देगा। अब यकीन करो, कल एक बंदे ने मेरे को कॉल किया, पोस्टर लगा रहा था नवीन जिंदल के, रात को घर गया ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहता पिछली बार हमने लाठी खाई, उसकी कोठी के आगे प्रदर्शन किया, अब उसी के पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं। तो दिल में क्या जाएगा? कोयला चोर के पोस्टर खुद बीजेपी के वो लोग लगा रहे हैं जो पहले उसका विरोध करते थे। कोयला चोर पे तो आपको भी गाना बड़ा मशहूर हुआ था। चलो पहले दो लाइनें सुनाना, उसकी कौन सी थी? अरे मैं कोयला चोर का मैंने गाना गाया, गली गली में शोर है, जिंदल कोयला चोर है, ये गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था। और कहाँ से गाया था? मोदी जी की स्टेज पे 14 में, क्योंकि खुद मोदी जी ने बोला था कोयला चोर है। मैं तो गुरु जी की बात मानता हूँ। अरे उस चोर के लिए मैं सिपाही कैसे बना दूँ? कोयला को कोहिनूर कैसे बना दूँ? इन लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल जो ये काम कर रहे हैं, हम 10 साल में मान लो 10 कैंडिडेट भी तैयार कर पाए, तो आने वाले टाइम में क्या करेंगे? इसका मतलब तो कांग्रेस वाले हमारे से बहुत आगे। कांग्रेस वालों को देख लो, कितने कार्यकर्ता तोड़ दिए हमने, कितने नेता तोड़ दिए। अब भी उन पे नेता बहुत है, अब भी उनमें लड़ाइयाँ होती है, मेरे को टिकट दो, मेरे को टिकट दो, मेरे को टिकट दो। इसका मतलब कमी हमारी है, उनकी नहीं। अब हमारे बोले रोकी मित्तल की जरूरत नहीं, कन्हैया मित्तल को ले आओ। भाई एक मित्तल आया, दूसरा ले आओ। कल को ये भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी की जगह कोई राजस्थान में से कोई और हुड्डा पकड़ लेंगे, बोला हुड्डा तुम्हारे साथ है। अरे मित्तल रहेगा, ये नकली रहेंगे। अब भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा का कोई मुकाबला तो कर नहीं सकता, वो तो एकमात्र उनका वो है। आज की डेट में यदि मैं नेता मानता हूँ, सिर्फ हरियाणा में नेता 2-4 रह गए, बाकी तो खत्म हो गया सौदा। अभी जब खट्टर साहब से हम लोग बात करते थे कि मतलब चुनाव कैसा चल रहा है, कहते जी आगे रन में कोई है नहीं है, अकेला योद्धा है, मज़ा नहीं आ रहा चुनाव लड़ने में। लेकिन अब दिव्यांशु बुद्धि राजा को उतारा फील्ड में, अब खुद सड़कों पर वोट मांगने के लिए उतरे हैं, जो कभी मतलब अपनी गाड़ी में से नहीं उतरते थे। कल भी मैं देख रहा था, हाथ जोड़ के लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। यानी कि अंदर अंदर कुछ चल रहा है, गड़बड़ चल रही है कि मतलब ये चुनाव क्या? पिछली सरकार में तो ऐसा था नहीं, जो 14 से 19 है। 19 के बाद खट्टर साहब ने एक एक करके सारे विरोधियों को खत्म करना शुरू कर दिया, चाहे कोई भी था। भाई एक वो 16 फिल्म देखिए ना आपने, बोला आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, पीछे क्या रह गया? खाली। इन लोगों ने कार्यकर्ताओं की कोई संभाल नहीं ली। मैं तभी कह रहा हूं कि खट्टर साहब को यदि ना हटाती भाजपा, शायद मजबूत स्थिति रहती बीजेपी की। खट्टर साहब का मैं विरोधी हो सकता हूं, लेकिन मैं सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ता। लेकिन उससे ज्यादा बुरे हालात अब है, कार्यकर्ताओं का दिल टूटा पड़ा है, अंदर से भीतर घात हो रहा है। 50% कार्यकर्ता सच में बीजेपी का साथ नहीं दे रहे, उल्टा विपक्ष का साथ दे रहे हैं। किसी को गलतफहमी हो तो सर्वे करवा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकसभा की बात चल रही है। लोकसभा में इंपोर्ट करके 7 उम्मीदवार आप बाहर से ले आए, पार्टी के लिए जिसने दरियां बिछाई, दिन रात एक किया, आपने कांग्रेस वालों से पंगा ले लिया, राहुल गांधी के गाने गाकर। 12 केस मेरे पर हुए, उसके बाद भी मेरे को जेल में डाल दिया। किस लिए डाल दिया? एक झूठे मुकदमे में, जो 6 साल पहले मेरा केस खत्म हो गया। और आप यकीन करो, जेल के अंदर मुझे ये कोरोना के नाम पे हॉस्पिटल में भेजना चाहते थे भाई, ताकि इसको कोरोना दिखा दे, मार दें। वहाँ ये सफल नहीं हुए। मैंने बोला कि नहीं, मैंने हॉस्पिटल में नहीं जाना। फिर इन्होंने कहा कि इसने तो बत्ती चोरी करके जयपुर डाल रखी है, चोरी करकी है। कोई बत्ती चोरी भी करता, मैं मान लो, तो क्या जयपुर छुपा गया था? फिर मेरे को जयपुर लेके गई, वहाँ एक दिलीप सिंह डीएसपी था, उसने मेरे को साफ बोला था तेरा इनकाउंटर करेंगे। मैंने बोला था करना तो जल्दी इनकाउंटर कर दो, बाद में पछताओगे। पछता रहे हैं। उसने मेरे को उसमें छेड़खानी के रूप में फंसाने की कोशिश करी। SIT बनी, लिखा हुआ है मैंने साफ साफ। उसने मेरी फर्जी वीडियो बनाई, मेरे को दिखाई, मैं क्या असली बनवा ले भाई। उसके बाद मेरे को लेके गए, पुलिस वाले भी डर गए थे, उस टाइम खोब में थे कि रोकी मित्तल के चक्कर में एक्सीडेंट होगा, कोई ट्राला आएगा ठोक दिया जाएगा। लेकिन वो भी डरते डरते रास्ते गाँव से ले लेके मेरे को गए। ये किसके इशारे पर रहा था? ये सरकार के, खट्टर साहब के।
और ये इनका पूरी प्लानिंग थी कि रॉकी मित्तल को मर्डर करना है, इसका इनकाउंटर करना है। दिलीप सिंह के हाथों डीएसपी था, उसके पर एसआईटी भी गठित हुई। उस एसआईटी का आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, उसके बाद क्योड़क में मेरे पर हमला करने की कोशिश की। मैं गाड़ी भगा के ले गया, मैंने जाके थाने में रिपोर्ट करी, आज तक उसका कुछ नहीं पता। एसआईटी बना, कुछ नहीं बना। उसके बाद कई बार मैंने सुरक्षा की गुहार लगाई, कोई सुरक्षा नहीं, क्योंकि ये तो मुझे मरवाना चाहते थे। अब इनको लगता है कि रॉकी मित्तल तो अब काम करेगा नहीं, अब किसी और मित्तल को ले आओ, फिर वो नहीं करेगा, तीसरे मित्तल को ले आओ, चौथे मित्तल को ले आओ। ये बात कन्हैया मित्तल को समझ नहीं आई, कभी मुलाकात नहीं हुई कि मेरा यूज हुआ था, तेरा भी हो रहा मेरी है? कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसको साल 2 साल के बाद समझ में आ जाएगी। और असली बात तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, 4 जून के बाद समझ में आ जाएगी। ये हरियाणा की जनता है, उनको पता है कि कौन असली कौन नकली। मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणा की भूमि का मुझे पता है, हरियाणा की मिट्टी का मुझे पता है कि कैसे हरियाणा के लोगों को हैंडल करना है, कैसे बात करनी है। बाहर वालों को नहीं, हर चीज़ बाहर ही लेके आओगे। कैंडिडेट भी बाहर के, स्टार प्रचारक भी बाहर के। पूछिए कितने दिन से आए वो लोग। मैं पूरे अरे उसका तो एक रिकॉर्ड क्या बताऊँ। कई लोग तो लक्की होते हैं, रॉकी मित्तल जहाँ भी जाता था ना वो सीट जीत जाते थे। कई लोग गायक भले हूँ, जहाँ जाते हैं वही चुनाव हार जाते हैं। मतलब मैं अगर जो आपकी पार्टी के पक्ष में कोई गाना बना दूं, कांग्रेस के खिलाफ बना दूं, मेरा गाना हिट हो जाए, आप लोग हिट कर दोगे, वायरल कर दोगे, तो मैं स्टार प्रचारक हो गया आपकी उसकी पार्टी का। पर वही तो इनको समझ में नहीं आ रहा ना। मेरी ड्यूटी तो मोती चिलकाते थे, सबको पता पूरे देश में। मैं यूपी भी जाता था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता था, बाई पेपर निकलता था। मैंने पीछे राजस्थान में भी पब्लिसिटी करी 5-6 महीने पहले, उत्तराखंड में भी की, योगी जी के साथ भी की, हर जगह की। और 2012 के अंदर जब मैंने गाया था पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी, और इतने उल्टे सीधे गीत गाए यार। उसके मैं तो 1.25 साल तक तो मैं वहाँ जाता रहा गंगा जी पे, हरिद्वार भाई, ताकि जो मैंने हो सकता है पाप किए हो उनके पाप उतर जाए। कसम से 15 अमावस्या नहाई है मैंने हरिद्वार के अंदर, ताकि कुछ झूठे लोगों के मैंने जो गीत गाए वो कम से कम पाप तो उतरे, जो हरियाणा वालों के गीत गाए। और इनके सारे गाने डिलीट कर दिए। जब से रॉकी मित्तल गया इनको छोड़कर, इनसे पूछो तुम्हारी पब्लिसिटी कहाँ है, क्यों डूब रहे हो, तुम्हारे क्यों विरोध हो रहा है, जगह जगह क्यों लोकेट है, क्यों पत्थरबाजी हो रही है। जब तक रॉकी मित्तल रहा तो ये जब तक स्टार थे। रही बात रॉकी मित्तल को चेयरमैन बनाने की, ये खुल्लर साहब ने मेरे को बनाया था, ना भाजपा ने बनाया ना किसी खट्टर साहब ने बनाया। मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे कि कन्हैया मित्तल का जिक्र आ रहा है बार बार कि उसको स्टार प्रचारक के रूप में ले आए। उसकी स्टेजों पर जहाँ भी वो जा रहे हैं, एक गाना वो बजता है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, योगी आए हैं योगी जी ही आएंगे। हरियाणा में इस गाने का क्या मतलब है? मतलब खट्टर साहब को वो भी मतलब सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। चंडीगढ़ में शायद उनको टिकट मिलनी थी, वो टिकट उनको दी नहीं गई। ये आपने बात सही है। अरे कम से कम जब तू गाना गाता है ना तो यही कह दे खट्टर साहब आएंगे, नायब सैनी जी आएंगे। अब हरियाणा में योगी जी क्या करेंगे, वो तो उत्तर प्रदेश के सीएम है। इसका मतलब वो मोदी जी को रिप्लेस करना चाह रहे हैं कि भाई अब की बार तो योगी जी आएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे। इसका तो यही मतलब हुआ। उनको जिन लोगों को ये नहीं पता कि कहाँ पे किस चीज़ की जाके पब्लिसिटी करनी है। जो बंदा भगवान को मानता है, जागरण करता है, और किसी कोयला चोर के साथ तो पब्लिसिटी कर रहा है, तो वहीं पता लग जाता है कि भाई भगवान के पुजारी हैं कि कोयला चोरों के पुजारी है। पहले तो समझिए, भगवान कहता है कि न्याय अन्याय की लड़ाई है, धर्म अधर्म की लड़ाई है। भगवान ने हमेशा धर्म का साथ दिया है। वो धर्म के पुजारी नहीं हो सकते जिन्होंने देश को लुटा है, देश के डाके मारे हैं। उनको बताओ कैसे आप धार्मिक बताओगे? अरे यदि धार्मिक बताओगे तो इसका मतलब बीजेपी ने तो बोला था, एफआईआर किसी ने करवाई थी जिंदल पे? बीजेपी ने। कांग्रेस के राज में किसी ने करवाई थी? बीजेपी ने। और बीजेपी उसको टिकट दे रही है। क्या और कार्यकर्ता मर गए थे? किसी भी कार्यकर्ता को, कोई रिक्शा वाले को भी टिकट दे देते ना, वो भी भारी पड़ता। लेकिन ये भारी पड़ने वाला नहीं है। वो जिंदल साहब ने एक बयान दिया था कि मैं चुनाव तो लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन बीजेपी वालों ने जबरदस्ती टिकट दे दी, तेरे को चुनाव लड़ना पड़ेगा। लोगों के दिमाग में वो बात आ गई, यार ये जिंदल साहब तो लड़ना नहीं चाहते थे, इसको जिताना किस लिए? फिर अपना ठीक है, लगता है कुरुक्षेत्र में गड़बड़ होगा मामला। कुरुक्षेत्र की मीटिंग थी भाजपा की, किसी ने बोला जी थोड़ी टाइट पोजीशन है और मेहनत करो। जिंदल साहब उठ के पता क्या बोले? जिंदल एक ब्रांड है, ब्रांड 5 लाख से जीतूंगा। कार्यकर्ताओं का तो मायूस हो गए, भाई हमने तो सुना था मोदी जी ब्रांड है, भाजपा की तो खुद ही ब्रांड है, फिर हम क्या है? जिंदल की टीम की और कैथल में संगठन की कुरुक्षेत्र में आपस में यूं खींची पड़ी है। वो कहते हैं कि काम हमारे तरीके से होगा, वो कहते हैं हमारे तरीके से होगा। अब देखो ना, हम परिवारवाद की बात करते थे, कुरुक्षेत्र से याद आया, सुभाष सुधा जी मंत्री है, उनकी मैडम नगर परिषद की चेयरमैन है, अरुण बेटा युवा अध्यक्ष है। तो परिवारवाद तो है ही हमारे। 75 पार का नारा देते थे, 75 पार के बाद टिकट नहीं देंगे, 75 के बाद। वो रणजीत चौटाला जी रहे,
बोले परिवारवाद नहीं होगा, ये कुर्सी तर रहा। भाई कहने और करने में बड़ा फर्क है। हम सच बोलते हैं, चमचागिरी नहीं होती, ये चमचागिरी करते हैं और आगे जाते हैं। कुछ लोग हैं जो 10-15 चमचागिरी करते रहते, सारा दिन पानी मारते रहते हैं। पानी मारने से सत्ता नहीं चला करती, सत्ता चलाता है संगठन, कार्यकर्ता। वो आज डैमेज हो गया, घरों में बैठा है। मैं खट्टर साहब से एक ही बात बोलूँगा, मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे को आपने ख़त्म कर दिया, कोई बात नहीं, विश साहब को, रामविलास सबको ख़त्म कर दो, लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता उनकी तो सुन लो, उन्होंने क्या कसूर किया है। अरे एक बताओ, यहाँ पे लोग कहते थे कि पंजाबियों को बहुत होल्ड है, पंजाबियों को सीएम है, गृह मंत्री है, वो कहता हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आप तो गए विश साहब को भी घर बैठा दिया, क्यों? मैं तो वो पूछने वाला हूँ कि मतलब पंजाबी सीएम की बात कर रहे हो, 2 महीने पहले आप रिप्लेस करते हो। एट ए टाइम गृह मंत्री को ये नहीं पता होता, अनिल विज साहब को। लोग ये कह रहे हैं कि अगर अनिल विज को कुर्सी ये मिल जाती, सीएम वाली कुर्सी मिल जाती, तो इनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना होती। नायब सिंह सैनी को आप लेके आए हैं, 2 महीने बाद 3 महीने के लिए लेकर आए हैं। पंजाबियों के दिल में मतलब ये चीज़ की खुंदक है कि हमारे वोटरों के साथ, वोट के साथ वो लोग खेले हैं ये चीज़। पंजाबियों का मुख्यमंत्री था, पंजाबियों का गृह मंत्री था। हालांकि जो विश साहब है ना, वो जात पात को नहीं मानते। उसके बाद अब क्या है, दोनों, एक पंजाबी बना, वो राज्य मंत्री, वो कैबिनेट मंत्री बन रहा। एक सीमा तिरखा जी बनी। तिरखा तो पंडित भी होते हैं, आराध्य पंजाबी होते हैं। इनका तो 1.5 रह गया, 1.5 वो रह गया मंत्रिमंडल। तो कहाँ है, कहाँ तो विश साहब और कहाँ सुभाषुदा। रिप्लेस भी तो किसको किया, कोई मैच खाता है क्या? अब पता लग जाएगा 4 जून को कि किस में कितना दम है। नायब सैनी जी को तो एक वो बनाया कि भी ओबीसी का चेहरा है। भाई एक तो हम खुद कहते हैं कि जात पात को ऊपर उठकर हमने हरियाणा का विकास करना, देश का करना है। फिर इन पदों के ऊपर जात पात नहीं होनी चाहिए। जात पात का जहर घोलोगे तो हमें पछताना पड़ेगा। और काम होना चाहिए काम के तरीके से। इनमें अनिल विज जी यदि मुख्यमंत्री बनते तो जो आज फाइट की स्थिति है ये ना होती। आज बैकफुट पे जा रहे, डे पर डे हम डैमेज होते जा रहे हैं। अब भी सोचिए, वक्त है। मैं तो बीजेपी के नेताओं को कहूँगा कि अपने सिस्टम में झांकिए और जितने रूठे हुए लोगों को मनाइए। आधी बीजेपी तो घर बैठी है। आपके संजय भाटिया जी देख लो कहाँ है। प्रमोद विज है ना आपके, मेरे ख्याल पानीपत से, किसी ने बोल दिया जी टिकट, बोला अगली बार प्रमोद विज को ही टिकट मिलेगी। जब हम करनाल में आए सीएम साहब बोले अगली टिकट लोकल लीडर को मिलेगी। फिर संजय भाटिया कहाँ है? डैमेज। एक एक करके जो खुडे लाइन लगाने वाली वो है ना, वो एक काम है ना, जैसे एक पिंजरे में से एक उसका निकाला, वो मुर्गा कसाई ने काट दिया, बाकी मुर्गे चुगते रहे दाना। बोले हमें क्या लेना दाना, ये कट गया। वो एक एक करके सारे मुर्गे कट जाते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कल बात कर रहा था, 2-3 दिन पहले उनके इंटरव्यू भी चले हैं कि ये वो लोग थे कि जब आरएसएस संघ हुआ करता था, जब वो दरियां बिछाया करते थे, बीजेपी आने की खुशी थी। जो 2014 में खुशी है, 2019 में वो कम होगी। अब रहते रहते जो बीजेपी के बड़े लीडरों को मेहनत करनी पड़ रही है सड़कों पे उतर करके हमें वोट दो, पुराने कार्यकर्ता नाराज होकर घर पे बैठे और इसी बात पे नाराज हो गए कि हमें पूछना जो है भूल गए और हमारी तो 5 साल को सुनवाई नहीं की। अब हम किस मुंह से पब्लिक के बीच में जाके वोट मांगेंगे, क्योंकि जनता दुखी है इस चीज़ को लेकर। और अभी लोकसभा से जो इंपोर्ट किए हैं, तो आपके लोकल कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विधानसभा की टिकट मांगनी है, वो तो समझेंगे कि मतलब फिर को इंपोर्ट करके ले आएंगे। अरे तो पागल है, उन्होंने बोला कि हम दरिया बिछाते थे। फिर तुम्हारे को किसी ने रोका भी, तुम दरी बिछा रहे हो और आगे भी दरी ही बिछाते रहोगे। बीजेपी कब कह रही है तुम्हारे को टिकट देंगे? टिकट तो हम बाहर वालों को देंगे। मेरे कैथल में तब कह रहा हूँ कि कल बंदे 10 साल पहले एमएलए बनने आया था लड़का, मेरा दोस्त है वो। कल मैंने उसकी एक वीडियो देखी, वो जगह जगह दुकानों में पोस्टर बांट रहा है जिंदल साहब के। मेरे पास शाम को मैंने कॉल किया, मैं कह रहा तू तो 10 साल में तुमने तरक्की नहीं करी। कहते क्या हुआ भाई साहब? मैं क्या पहले भी दुकानों पर पोस्टर बांट रहा था और दरिया बिछा रहा था, आज भी बिछा रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहता भाई साहब कोई कदर नहीं है। तो क्या सोचते हो कैसे लोग वोट देंगे? अनिल विज जी जब स्टेज पे जाते हैं तो जब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ और उनकी आंखों में आंखें भर आती हैं, भले आंसू ना आए, तो क्या ऐसी स्थिति में देख के वोट देंगे? रामविलास शर्मा के हाथे पर्ची पकड़ा जाती है, बोले तेरा टेम हो लिया, और वो क्या होतेंगे? रणजीत चौटाला जी सार में पर्चा भरने गए और उसको अंदर तक नहीं लेके गए रामविलास को। मैं तो कहता हूँ दादाजी ऐसे ही काम करते क्यों हो? इतनी गर्मी अरेस्ट कर लो। ओपी धनखड़ को चलते चलते जैसे बस चल रही हो ना और बिना टिकट की सवारियों बना रहे तक कहते उतारे उतारो, और जंगल में उतार के बस लेके चले गए। वो ओपी धनखड़ जी के साथ किया। कैप्टन अभिमन्यु अच्छा था कि रणजीत चौटाला अच्छा था? कैप्टन अभिमन्यु का एक एक करके सबकी दुकानें बंद कर रहे हैं ये, और लास्ट में इनकी खुद भी बंद हो जाएगी। अब देख लेना क्या होने वाला इनका।
इसके मोदी जी को सोचना चाहिए कि जो लोगों के हाथ में अपने इतबार किया, क्या वो निर्वाह अच्छे से कर रहे हैं, क्या जिम्मेवारी को अच्छे से निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे। लेकिन आपके टाइम में किसानों की आप लोगों ने अनदेखी की, किसान आंदोलन आप चलाना पड़ा उन लोगों को। अब आप उन्हीं किसानों के पास गांव में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, तो किसान वही अपना उग्र रूप जो है दिखा रहे हैं, फिर आप क्यों कहते हैं हमारा विरोध हो रहा है? जेजेपी ने किसानों के नाम पे वोट ली, अब जेजेपी किसानों के बीच में जा रही है। जगह जगह उनके डंडे लठ लेके खड़े हैं, काले झंडे लेके खड़े हैं। कल परसों की वीडियो थी वो नैना चौटाला जी की, कल मैंने देखा दिग्विजय जी का, उसका बयान आया। भाई जब बच्चे भी कोई गलत काम करते हैं पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। आप लोगों ने ये पूछिए 4.5 साल क्या किया? 4.5 साल पहले आप बीजेपी को गाड़ी दे दे के सत्ता में आए थे और बीजेपी के साथ आपने हाथ मिलाया, जब किसान सड़कों पर रुड़ रहे थे, मर रहे थे, जब शंभू बॉर्डर पे गोलियां चल रही थी, जब खनौरी बॉर्डर के ऊपर बच्चे मर रहे थे, और जब पिपली के अंदर लाठी चार्ज हो रहा था। और सरपंच मैंने खुद पंचकुला पिटते देखे, मैंने कैथल के अंदर मैंने राजपूत पिटते देखे हैं, मैंने जगह जगह कर्मचारी पिटते देखे हैं, मैंने आप सांपड़ा के अंदर गोली चलती देखी है व्यापारियों के ऊपर, मैंने गोहाड़ा में गोलियां चलती देखी है, कैथले मर्डर होते देखे हैं, मैंने जींदे मर्डर होते देखे हैं। भाई क्या नहीं हुआ? फिर कहाँ थे ये लोग? सोचिए मेरे भाई, उस टाइम तो सत्ता का नशा था कि हमारा कुछ नहीं है, मोदी जी आएंगे सब कुछ ठीक कर देंगे। मोदी जी कब तक ठीक करेंगे? पब्लिक, हरियाणा की पब्लिक है ये, हरियाणा के अंदर इनको सोचना चाहिए था। मैंने मोदी जी को कई लेटर लिखे, मैं क्या गुरुजी ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, लेकिन ये मानने वाले का है, नहीं मानने वाले। 10 की 10 सीटें या 400 पार की सीटें आप मोदी के चेहरे पे लड़ रहे हो। आपने 10 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया कि पब्लिक आपको वोट दे? हरियाणा के अंदर कोई हमने ऐसा काम नहीं किया। तभी हम किसी जागरण वाले को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं, कभी किसी को लेते हैं। रॉकी मित्तल ने कभी कोई जागरण नहीं किया। रॉकी मित्तल को एक आदमी साबित कर दे कि रॉकी मित्तल का मैंने प्रोग्राम कराया था, 5 पैसे दिए। और मैं तो शौक में करता था मोदी जी के, मैं कोई गायक नहीं हूँ, कोई मैं जागरण करने वाला नहीं हूँ, और ना ही मैंने कभी कोई गीत गाए स्टेजों के ऊपर। मैंने गौ माता के गाए, हिंदुत्व के तो भी फ्री में काम किया, मोदी जी का किया तो भी फ्री में काम किया, जितने मैंने 200 गीत बनाए वो भी फ्री में गाए। मेरे को सिला क्या मिला सबको पता है, जेल, मुकदमे, पेशियाँ भुगत रहा हूँ। एक केस तो ऐसा गुड़गांव में खट्टर साहब ने मेरे ऊपर करवा दिया, सामने वाले ने फैसला कर लिया, वो भी खत्म नहीं कर रहा, कहते तेरे को अंदर देंगे। भाई तुम्हारा बस चले मेरे को गोली मार दो, पहले भी मेरे को मारने की कोशिश की, मर्डर करने की कोशिश करी, अब कर लो भाई। मेरे मरने से यदि तुम जीत सकते हो 10 की 10 सीटें, मैं खुद ही फांसी में लटक जाऊंगा। बीजेपी में रहकर आप खट्टर साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा आपको? मैं कब बोल रहा हूँ? मैं तो बोल ही नहीं रहा। खट्टर साहब ने अंदर दे तो दिया था, आकर्षण रूपण का कसूर क्या था? यही था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा था। कोई भ्रष्टाचार कर रहा है वो उसके खिलाफ बोल रहा है, वो अंदर जाएगा भ्रष्टाचारी नहीं। रॉकी मित्तल ने क्या किया था, एक लेटर लिखा था कि सर भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने कोई सार्वजनिक नहीं किया था, सार्वजनिक जब किया था जब मेरे को जेल में डाल दिया, जब मेरे को सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब क्या साबित करना चाहते हो कि भ्रष्टाचारी ठीक है? हम इसलिए नहीं बन पाए ना क्योंकि हम ईमानदार थे। हम बेईमान होते, आप भी खाते दूसरों को भी खिलाते तो हम जिंदाबाद थे। ये मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो हरियाणा का बेटा हूँ तो हरियाणा की बात करूंगा। अच्छा, 10 सीटों पर क्या रुझान है? कंपटीशन है, पूरा रफ टफ कंपटीशन है। कोई भी नेता ये ना सोचे कि मैं जीत के बैठा हूँ। कड़ी मेहनत करो। हर पार्टी के नेता को मैं एक ही बोलूँगा, जिसमें दम होगा वो जीत जाएगा। लेकिन ये सोचने भी मत कि भाई बहुत ईजी है, कोई किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अरे कोई टीवी चैनल पे दिखा दे, टीवी चैनल पे तो पीछे पंजाब में दिखा रहे थे कि भाई मिली जुली सरकार आएगी, 35-40 सीटें आम की आप पार्टी, अकालियों की इतनी कांग्रेस की इतनी बीजेपी। क्या हुआ? 92 सीट आम आदमी पार्टी लेगी कि नहीं लेगी? इन दिखाने से कुछ नहीं होता। हम भी 75 पार दिखा रहे थे, 40 सीटें आई। जब 10 की 10 जीतने के बाद 40 आई, यदि हम 6-7-5-6 सीटें हार गए तो फिर कितनी आएगी अब अंदाजा लगा लो। फिर अभी बीजेपी का प्रचार करने जाते हो, लोग पूछते नहीं यहाँ भी रोकी कहाँ है? मैं तो नहीं जाता, मैं क्यों जाऊँगा? लोग मेरी बेइज्जती करेंगे हरियाणा के अंदर। बस जिस पार्टी ने तुम्हारे को अंदर दिया, खट्टर साहब ने, उन्हीं के लिए प्रचार कर रहे हो। एक है ना कहावत है, फिर तो मेरे को बोलेंगे बुद्धुओं के घर बुद्धू आए, बुद्धुओं ने चश्मा बनाए, बुद्धू बोले बुद्धुओं का बुद्धू कहाँ से आए? फिर तो ये बोलेंगे तो बुद्धू आदमी है, पागल है। मैंने पागल थोड़ी कौन है? बोलेंगे इसको भी कीड़ा हाला लटकाने का, ये भी बार बार जाएगा लटका के आएगा। मैं वो नहीं काम करना। जो कार्यकर्ता कोल्लू बैल होता है ना, वो चारों तरफ घूमता रहता है, उसकी कोई मंजिल ही नहीं है। वही कुछ लोगों की बात है, वो बेचारे बुराइयां भी करते रहेंगे और वोट भी मांगते रहेंगे। लेकिन भाई वोट तो जनता ने देना है, और जनता जनार्दन जिंदाबाद है। ये 4 तारीख को पता लग जाएगा।
भी खट्टर साहब स्टार प्रचारक है, एक कौन सा मित्तल है वो स्टार प्रचारक है, इनमें दम था कि रॉकी मित्तल में दम था। चलिए, रॉकी मित्तल हमारे साथ थे, जाना पहचाना चेहरा है और हरियाणा का ऐसा चेहरा है जिसने राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ इतने गाने गाए कि इनको जो है धमकियां भी आई, लेकिन अब इन्होंने अपनी मर्जी से वो गाने डिलीट क्यों किए आप लोगों ने सुन लिया। कन्हैया मित्तल जागरण की स्टेज पर राजनीतिक सभा जो है वो करने लग जाते हैं, वो भी आप लोग लगातार जो है देख रहे हैं। बीजेपी के कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो घर पर बैठे हैं, बोलना चाह रहे हैं, मीडिया के सामने आना चाह रहे हैं, लेकिन वो दब जाते हैं सिर्फ बीजेपी के देख के डर जाते हैं कि रॉकी मित्तल ने थोड़ा सा सर उठाया था, फिनिश, सीधी जेल। वो डरते हैं बेचारे, क्या करें, थोड़े दिन के बाद बोलना शुरू करेंगे जब सिस्टम बिगड़ जाएगा। चलिए, इस इंटरव्यू को साथ के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और फेसबुक और यूट्यूब को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।